कोविड के मरीज फेफड़े की एक्सरसाइज या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कैसे करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो, अगर आप ऑक्सीजन पे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हमेशा चेक करते रहें। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा घटे नहीं या आपकी धड़कन ज़्यादा बढ़े नहीं। सांस की गति को 1 मिनट में 14 से 18 के बीच में ही मेंटेन करके रखें। अगर सांस की गति तेज़ी से बढ़ जा रही है तो एक्सरसाइज ना करें। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के दौरान धीरे धीरे ही अपने फेफड़े के पावर को बढ़ाना होता है। आप हड़बड़ाकर एक बार में ही फिर से पहले की तरह हो जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन थोड़ा समय चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए निकालते हैं तो निश्चित तौर पे 3 महीने के अंदर में, जैसे अधिकांश मरीज वापस अपनी पुराने ताकत को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की राय लें। कोई फिजियोथेरेपिस्ट अगर अवेलेबल हो या उनके कोई असिस्टेंट अवेलेबल हो तो वो आकर करें। अगर नहीं तो आप खुद से भी घर पे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जैसे कि नाड़ी शुद्धि। इसमें आप दाहिने हाथ के अंगूठे से अपना दाहिना नाक बंद कर लें। इस प्रक्रिया को सांस छोड़ने से शुरू करना है, ना कि सांस लेने से। इसमें जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे और लंबा सांस को छोड़ें बाएं नाक से। फिर बाएं नाक से ही सांस को अंदर खींचें, जितना लंबा आप खींच पाएं। फिर रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक को खोल दें और दाहिने नाक से सांस को छोड़ें। फिर दाहिने नाक से ही सांस को अंदर खींचें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। जितना देर संभव हो, बिना थके, आराम से आप जितनी बार कर सकें उसको कीजिए। दूसरा, पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग में जैसे महिलाओं का पर्स छोटा सा खुलता है, वैसे ही अपने मुंह को थोड़ा ही खोलें और मुंह से सांस को छोड़ें। जोर नहीं लगाएं, धीरे धीरे और लंबी जितनी देर तक संभव हो सांस को छोड़ें। इससे आपके फेफड़े में एक बैक प्रेशर बन जाता है जो सांस की बंद नलियों को खोलता है। जो सांस की फेफड़े की एल्वेलाइज हैं जो कोलैप्स हो गई हैं कोविड के कारण, वो धीरे धीरे खुल जाती हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इसी प्रक्रिया को ओम के जाप के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ओम को जितना लंबा आप खींच पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो वाइब्रेशन फेफड़े को मजबूत करता है और फिर से वापस पहले की जैसी ताकत को लाने में सहायता करता है। कुछ लोगों का दावा है कि जो ओम के मौ का वाइब्रेशन है तो इसको आप फील कर सकते हैं, ओम। और ऐसी मान्यता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है, जो कि कोविड के वायरसेस को मारता है और यही वाइब्रेशन फेफड़े को मजबूती भी प्रदान करती है। इसके अलावे सेक्शनल ब्रीदिंग है। जैसे हम लोग छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हुआ करता था। वैसे ही लंग्स को मोटे मोटी 3 सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं। सेक्शन ए जो लंग्स के अपर लोब्स हैं, सेक्शन बी जो कि मिडल लोब्स हैं और सेक्शन सी जो कि लोअर लोब्स हैं।
तो पहले हम लोग शोल्डर ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि सिर्फ कंधे के मूवमेंट से फेफड़े के ऊपरी हिस्से में हवा को भरने की कोशिश करेंगे। केवल कंधे को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाते समय सांस खींचना है, फिर नीचे गिराते समय सांस को छोड़ना है। फिर सेक्शन बी मिडल लोब्स के लिए कंधे को स्थिर रखना है, पेट के मूवमेंट को नहीं होने देना है, केवल चेस्ट मूवमेंट हो इस पर ध्यान देना है। चेस्ट को फुलाकर सांस को अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते समय चेस्ट अंदर की ओर नीचे की ओर जाएगा। फिर सेक्शन सी में कंधे को और चेस्ट को मूवमेंट नहीं होने देना है, केवल एब्डोमेन को, पेट का मूवमेंट होने देना है। सांस लेते समय पेट को फुलाना है और पेट को पिचकाकर सांस को छोड़ना है। इसके लिए अपने हाथों को अपने पेट पर रख लें और इस बात की हमेशा ध्यान दें कि 1 मिनट में 14 से ज़्यादा बार इस एक्सरसाइज को ना करें। जितने में आप कंफर्टेबल हों उतना ही करें। जब कुछ दिनों में आप इसमें वेल वर्स्ड हो जाएंगे तब फुल योगिक ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें तीनों सेक्शंस को कंबाइंड कर देते हैं, सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले शोल्डर को ऊपर करेंगे, फेफड़े के ऊपरी हिस्से में हवा हमने भर लिया। अब चेस्ट को इन्फ्लेट करेंगे, अब पेट को इन्फ्लेट करेंगे। तो तीनों लोब्स में हवा भर गए। अब एक एक करके तीनों सेक्शन को हम लोग रिलीज कर देंगे। तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जैसे ये कुछ योगिक एक्सरसाइज हो गए। इसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, उसको यूज कर सकते हैं। चेयर एक्सरसाइजेज हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, जैसे जैसे आपकी सांस की गति धीमी होने लगेगी और ऑक्सीजन मेंटेन होने लगेगा, वैसे वैसे इनके लेवल्स को बढ़ाना होता है। एक ही बार में सारी प्रक्रियाओं को नहीं करना होता है। हमेशा अपने सारे जॉइंट्स को मूवेबल रखें, प्रोन पोजीशन में, यानी कि पेट के बल सोएं। जैसे 2 घंटे आपने पेट के बल सो लिया तो अब 10 मिनट बायां करवट हो जाए, फिर 10 मिनट पीठ के बल हो जाए, फिर 10 मिनट दाहिना करवट हो जाए, फिर से 2 घंटा पेट के बल लेट जाएं। लेटे लेटे ही अपने शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं सारे की मूवमेंट करते रहें ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। मरीज ब्रेथलेसनेस के कारण बेड पे होते हैं, उनकी मूवमेंट घट जाती है, तो डीप वेन्स में थ्रोम्बोसिस होने की संभावना रहती है। अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो थ्रोम्बोसिस की संभावना घट जाती है। जब तक हॉस्पिटल्स में हैं, जब तक आप एडमिट हैं, डॉक्टर्स की राय से ब्लड थिनर्स का उपयोग करें। फिर ग्रेजुअली कैसे उनको टेपर डाउन करना है, कैसे उन्हें बंद करना है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसी के साथ ये छोटी कड़ी, मैं डॉक्टर विवेक कुमार, एलर्जिस्ट, धन्वंतरी एलर्जी एंड अस्थमा क्लिनिक, मोतिहारी, बिहार। फिर मिलेंगे।